दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रपति पद से संबंधित समस्त प्रश्नों को देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि यह टॉपिक एमपीपीएससी की दृष्टि से काफ़ी अधिक इम्पॉर्टेंट है। प्रारंभिक परीक्षा में जहां फैक्ट आते हैं इस पद से संबंधित कई प्रकार के, वहीं मुख्य परीक्षा में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो राष्ट्रपति पद की योग्यताओं से संबंधित प्रश्न हो। कई बार पूछ लेता है राष्ट्रपति पद का निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है, या फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, या फिर राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित प्रश्न आते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसा कि आपने संविधान में पढ़ा होगा कि हमारे संविधान को 22 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहले भाग में संघ एवं राज्य क्षेत्र है, दूसरे भाग में नागरिकता है सिटीजनशिप, तीसरे भाग में है मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट, चौथे भाग में है नीति निर्देशकता तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और जो पांचवा भाग है जो काफ़ी बड़ा भाग है जिसका नाम है संघ यूनियन। तो जो संघ वाला पांचवा भाग है इसमें अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक, आर्टिकल 52 से लेके 151 तक समाहित हैं। और राष्ट्रपति पद के बारे में जानकारी हम लें इसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, जिसमें हमारे यहाँ संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। संवैधानिक प्रमुख बोल लीजिए, औपचारिक प्रमुख बोल लीजिए, जबकि वास्तविक सत्ता जो है वो मंत्रिपरिषद के हाथों में होती है, जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। अर्थात जहाँ एक ओर भारत के प्रथम नागरिक या औपचारिक प्रमुख या संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति हैं, वहीं सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में 3 आधार स्तंभ होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। अब हम यदि नामों पे जाएं तो नामों से ही हम इनके अर्थ को आसानी से समझ सकते हैं। विधायिका का तात्पर्य है विधि बनाना। विधायिका का कार्य है विधि बनाना, कानून बनाना, है ना। ये काम करती है विधायिका। विधायिका हम जानते हैं कि संसद जो है, संसद दो सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और राष्ट्रपति इसके अभिन्न अंग हैं। फिर हम बात करें कार्यपालिका की। कार्यपालिका का कार्य है विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना, एग्जीक्यूट कराना, ये कार्यपालिका का काम हो गया। और न्यायपालिका का क्या कार्य है? यदि विधायिका द्वारा पारित कानूनों में या कार्यपालिका द्वारा जो कार्य कराए जा रहे हैं उनमें कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तब न्यायपालिका इसे दूर करती है। अब हम इन्हीं में से देखें जो संघ की कार्यपालिका है, हम उस पे फोकस करेंगे, क्योंकि जो राष्ट्रपति हैं वो कार्यपालिका के ही प्रमुख हैं। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये है हमारे यहाँ संघीय कार्यपालिका, जिसके प्रमुख हो गया, औपचारिक प्रमुख हो गया राष्ट्रपति, साथ में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। ये संघीय कार्यपालिका का स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ। अब हम बात करें राष्ट्रपति, तो इसके लिए हम आर्टिकल वाइज पढ़ेंगे ताकि सारी जानकारी हम एक साथ देख सकें। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं वो हैं, आपके सामने दिख पा रहा होगा, अनुच्छेद 52, 53, 54 से लेके जो हैं 62 तक, और लास्ट में 72 और 73, ये 2 चीज़ों का को आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर अनुच्छेद 52, जिसमें है भारत का राष्ट्रपति। इसमें कोई खास नहीं है, क्लियर है कि भारत के अनुच्छेद 52 में एक क्लियरली मेंशन है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, और वो राष्ट्रपति के लिए जो है शैलबी शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब कि राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं रखा जाएगा। मतलब हर समय कोई ना कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन होंगे। यदि राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यदि वो भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश इस पद पर कभी न मतलब कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा रहेंगे, इसलिए शैलबी शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला आर्टिकल है 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति का। तो इसमें हम देखते हैं कि राष्ट्रपति चूँकि संघीय कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, और इसमें मेंशन है इस आर्टिकल 53 में कि सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जिसका प्रयोग वह स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करते हैं। यहाँ मैं बता दूं कि अधीनस्थ प्राधिकारियों का तात्पर्य है मंत्रिपरिषद, जिसके प्रधानमंत्री होते हैं।
तो ये है आर्टिकल 53। अब आर्टिकल 54 की बात करें तो ये है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन व्यक्ति मत देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो चुनाव है हमारे यहाँ, क्योंकि लोकसभा या राज्यसभा लोकसभा या विधानसभाओं के चुनाव होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, बट राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जनता राष्ट्रपति को डायरेक्टली नहीं चुनती, बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो सांसद और विधायक के रूप में होते हैं वे इनके चुनाव में शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की बात करें आर्टिकल 54 के अनुसार, तो संसद के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यहाँ मैं क्लियरली मेंशन कर दूं कि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, और साथ में विधानसभाओं के सदस्य वो भी निर्वाचित, मनोनीत, दोनों भाग नहीं लेते हैं। और मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी के में विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि संसद, राज्यों की विधानसभा, साथ ही यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो ये शामिल व्यक्तियों में हो गए। अब हम देखें कि कौन व्यक्ति हैं जो या कौन लोग हैं जो राष्ट्रपति के मतदान में भाग नहीं लेते हैं। तो वो है संसद के दोनों सदस्यों के मनोनीत सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, और जिन राज्यों में विधान परिषद है उनके सदस्य इस चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये हुआ हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति पद के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 में। तो यहाँ दो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपने जैसा किताबों में पढ़ा होगा या वीडियोज़ में देखा होगा कि राष्ट्रपति पद का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, गुप्त मतदान के तरीके से होता है, और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है। दो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी मत पद्धति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब अनुपातिक प्रतिनिधित्व, और एकल संक्रमणी मत पद्धति का मतलब होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इन दो शब्दों पे हम फोकस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें ये कोशिश रखी जाती है कि भिन्न भिन्न जो हमारे राज्य हैं उनमें जनसंख्या के अनुसार जो है मत मूल्य निर्धारित हो। एक चीज़ तो ये होगी राज्यों के मत मूल्यों में एक रूपता बनी रहे एक तरफ, और दूसरी तरफ संघ और राज्यों के बीच में समानता बनी रहे। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि क्योंकि भिन्न भिन्न राज्यों की पॉपुलेशन अलग अलग है, और ऐसा ना हो कि जो व्यक्ति अधिक पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व कर रहा हो और जो बहुत ही कम पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, दोनों के मत मूल्य में जो है एक समान नहीं होता, यहाँ अंतर होता है। तो ये अब आगे जैसे हम इसका मत मूल्य को निकालने का तरीका देखेंगे तो क्लियर होता जाएगा। और दूसरी ओर जैसे हमारे देश में दोनों सदनों में, मतलब जो दोनों संसद के दोनों सदन है उसमें निर्वाचित जो सांसदों की संख्या है 776 है, और निर्वाचित विधायकों की संख्या पूरे देश में 4120 है। तो इन दोनों के मतों मूल्य में भी समानता की जाती है। अब इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले एक एक राज्य के विधायकों का मत मूल्य निकाला जाता है। जैसे मध्य प्रदेश के एक विधायक का मत मूल्य हमें निकालना है, तो मध्य प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या बटे मध्य प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणित 1/1000। 1/1000 करने का जो रीज़न है वो सिंप्लीफिकेशन के लिए, ताकि जो डिजिट है वो कम आए और कैलकुलेशन इजी जाए। तो एक राज्य के विधायक का मत मूल्य निकाला जाता है राज्य की कुल जनसंख्या में से उस राज्य के निर्वाचित विधायकों की संख्या का भाग देकर उसमें 1000 का भाग देने से एक विधायक के मत का मूल्य निकलता है। ठीक है, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश और अन्य सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य
निकाला जा सकता है। और यहाँ मैं आपको बता दूं, जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक होगी उस राज्य के विधायकों का मत मूल्य उतना ही अधिक आएगा। फॉर एग्जांपल, हमारे देश में यूपी के पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है तो यूपी के विधायकों का मत मूल्य सबसे अधिक आएगा। अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन बहुत कम है, इसलिए वहाँ के एक विधायक का मत मूल्य अपेक्षाकृत कम आएगा। मतलब हम भिन्न भिन्न राज्यों के विधायकों के मत मूल्य में अंतर देखने को हमें मिलेगा, और यह अंतर होता है वहाँ की जनसंख्या अलग अलग होने के कारण। अब बात आती है सांसदों का मत मूल्य की। तो सांसद जो निर्वाचित हैं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, उन दोनों ही संसद सदस्यों का मत मूल्य एक होता है। मतलब हम इसमें अलग अलग नहीं निकालेंगे कि लोकसभा के संसद का मत मूल्य अलग है, राज्यसभा के संसद का मत मूल्य अलग है, ऐसा नहीं होगा। सांसद के मत मूल्य निकालने का तरीका बड़ा आसान है। देश के सभी राज्यों के कुल विधायकों का मत मूल्य बटे देश के निर्वाचित संसदों की संख्या या संसद सदस्यों की संख्या। मतलब इसमें क्या करना है, हमें सभी राज्यों के विधायकों का कुल मत मूल्य निकाल लेना है और उसमें से संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दे देना है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि देश में कुल सांसदों का जो मत मूल्य आएगा वो बराबर होगा देश में सभी विधायकों के मत मूल्य के। इसे हम बोलते हैं एक रूपता या समानता बनी रहे। यह हमने देख लिया आर्टिकल 55 में कि जो है निर्वाचन की रीति क्या होगी। अब अभी हमने देखा है विधायकों और सांसदों का मत मूल्य। अब हमें देखेंगे कि इसमें मतगणना किस प्रकार से होती है और जो है मत का प्रयोग जो है सदस्य किस तरीके से करते हैं। तो पहले तो ये होगा कि राष्ट्रपति, जैसे हम अन्य देखते हैं, हम पंच से लेके सरपंच से लेके विधायक से लेके सांसदों की जब चुनाव की बात करें जिनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, वहाँ हमें एक मिनिमम कोटा की बात नहीं की जाती, जिस न्यूनतम कोटा है उसकी बात नहीं होती। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे किसी भी इलेक्शन में, जैसे जब विधायक का इलेक्शन होगा या संसद का इलेक्शन होगा, तो जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं जिसे सबसे ज़्यादा मत मिलेंगे वो विजयी घोषित हो जाएगा। हो सकता है कि किसी को 12% मिले हों, किसी को 15, किसी को 20, किसी को 18, तो जो 20 वाला है वो घोषित हो जाएगा विजयी, क्योंकि उसे उनमें से सबसे ज़्यादा मिले हैं। बट राष्ट्रपति चूंकि देश का शीर्षस्थ पद है, प्रथम नागरिक है, औपचारिक प्रमुख है, इसलिए राष्ट्रपति के पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति तब निर्वाचित किया जाएगा जब वह एक कुल मतों का एक मिनिमम कोटा, न्यूनतम कोटा प्राप्त कर ले। और ये न्यूनतम कोटा रखा गया है कुल मतों का आधे से अधिक, मतलब 50% से अधिक मत जब प्राप्त करेगा कोई व्यक्ति, तभी वह राष्ट्रपति चुना जाएगा। ठीक है, तो ये मिनिमम कोटा हो गया 50+1 वाला। और इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए जो सिस्टम रखा गया है ये एकल संकमणी मत पद्धति रखा गई है, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम रखा गया है, जो कि अन्य चुनावों में नहीं होता। ऐसा इसलिए रखा गया है क्योंकि सपोज यदि ये सिस्टम न रखा जाता तो हो सकता है 4 व्यक्ति यदि राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े रहते और यदि किसी को भी 50% से अधिक नहीं मिलता तो दोबारा इलेक्शन कराना पड़ता, हो सकता है फिर ये दोबारा इलेक्शन कराना पड़ता। इन सब चीज़ों से बचने के लिए राष्ट्रपति चुनाव में ये सिस्टम रखा गया है कि जो प्रत्याशी हैं उनमें मतदाता प्राथमिकता क्रम निश्चित करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे 3 प्रत्याशी राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए और कोई मतदाता जो है, मतदाता कौन है आप देख ही चुके हैं, सांसद और विधायक होते हैं निर्वाचित, तो वो क्या होंगे, उन प्रत्याशियों को प्राथमिकता क्रम देंगे। मतलब पहली प्राथमिकता हमारा ये, दूसरी प्राथमिकता और तीसरी प्राथमिकता, प्रायोरिटी निश्चित करेंगे। ठीक है, इसी का उपयोग हम आगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में करेंगे। तो हमने ये देखा कि राष्ट्रपति इलेक्शन में जो मतदाता हैं वो प्राथमिकता देते हैं प्रत्याशियों को। अब इसके बाद मतगणना शुरू हुई, तो हो सकता है जैसे ही पहली दौर की मतगणना हो, किसी व्यक्ति को 50% से अधिक मत मिल गए तो उन्हें विजयी घोषित कर दिया जाएगा। यह भी स्थिति निर्मित हो सकती है जैसे 3 प्रत्याशी राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हुए, मतगणना हुई, हो सकता है किसी को 40% मिल गए, दूसरे को 30 और तीसरे को 30, तो कितना हो गया, 40, 30, 30 हो गया पूरा, बट 50% तक पहुंचा ही नहीं, जबकि राष्ट्रपति के लिए मिनिमम कोटा 50 से अधिक होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में द्वितीय दौर की मतगणना का प्रयोग किया जाएगा। इसमें क्या होता है कि जिसे सबसे कम वोट मिले होते हैं उसके मतों को अन्य जो बचे हुए प्रत्याशी हैं उनके मतों में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जैसे जिसे सबसे कम मत मिले हैं, जैसे सपोज सबसे कम मत मिले हैं वो उसकी संख्या 20% है, उसके मतों को देखेंगे कि उसने द्वितीय क्रम में किसको प्राथमिकता दिया है,
ठीक है। तो द्वितीय क्रम में सपोज उन्हें ऊपर वाले ए या बी को दिया हुआ है तो उनके पक्ष में उनके मतों को ट्रांसफर कर देंगे। इसको बोलते हैं एकल संकमणि मत पद्धति या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यह प्रक्रिया तब तक की जाएगी जब तक किसी एक प्रत्याशी को 50% से अधिक वोट ना मिल जाएं। जैसे हो सकता है कि द्वितीय दौर की मतगणना में ऐसा संभव ना हो सके तो तृतीय दौर की मतगणना चलेगी। तो ये सिस्टम होता है। द्वितीय चक्र तृतीय चक्र की बात करते हैं। हालांकि मैं यह भी बता दूं कि भारत में अभी तक राष्ट्रपति के जितने भी चुनाव हुए हैं सिर्फ एक बार इस द्वितीय दौर की मतगणना का प्रयोग किया गया है 1969 में, जब नीलम संजीव रेड्डी जो हैं इस चुनाव में शामिल हुए थे। ये बात है 1969 की। उसमें उसके अतिरिक्त वी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी ये दोनों खड़े हुए थे और उसमें चुनाव में विजयी हुए थे वी गिरी। उन्हें आवश्यकता पड़ी थी द्वितीय दौर की मतगणना की। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के अन्य किसी भी चुनाव में अभी तक द्वितीय दौर की मतगणना का प्रयोग नहीं किया गया है। यह हुआ आर्टिकल 55। अब आता है आर्टिकल 56, राष्ट्रपति की पदावधि। तो हम पदावधि की बात कर लें कि राष्ट्रपति अपने कार्य ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेगा। 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेंगे राष्ट्रपति, और जब भी चाहेंगे तो यह उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र, उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने त्यागपत्र दे सकते हैं। और उपराष्ट्रपति इस त्यागपत्र की सूचना अविलंब लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। और एक बात और बता दें कि राष्ट्रपति का यदि कार्यकाल 5 वर्ष समाप्त हो भी चुका है तब भी ये तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक अगले राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे 5 साल की अवधि खत्म हुई तो जैसा कि हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना दो, ऐसा नहीं होता। तब तक ये पद पर बने रहते हैं जब तक अगले व्यक्ति चुनाव जीतकर राष्ट्रपति के तौर पर नहीं आ जाते। हाँ, यदि इन्होंने त्यागपत्र दे दिया है या मृत्यु हो गई है तब अलग बात है कि ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और वो भी नहीं है तो उन्हें न्यायाधीश को राष्ट्रपति का प्रभार दिया जाएगा। आर्टिकल 56 में ये भी लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा, और महाभियोग का प्रक्रिया सिर्फ एक ही कंडीशन में लगाई जाएगी जब इन्होंने संविधान का अतिक्रमण किया हो। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, वो आर्टिकल 61 में है, ठीक है। बट किस तरीके से हटाया जाएगा, जो ये बात है कि महाभियोग से हटाया जाएगा, ये है आर्टिकल 56 में। यहाँ काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। आर्टिकल 56 में सिर्फ इतना लिखा है कि इनको जब ये संविधान का अतिक्रमण करेंगे, मतलब वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करने पे, आर्टिकल 61 में उपबंधित महाभियोग की प्रक्रिया, मतलब प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट के द्वारा इनको हटाया जाएगा। तो इसको हम आगे 61 में देखेंगे। अभी हम कंटिन्यू करें। आर्टिकल 57 के राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की क्या पात्रता है, तो मैं बता दें कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता है भारत में कोई भी व्यक्ति री इलेक्शन में शामिल हो सकते हैं। इसमें निर्धारित नहीं है कि जैसे अमेरिका में निर्धारित है कि वहाँ कोई भी व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति के लिए खड़ा हो सकता है, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। कितनी भी बार भी राष्ट्रपति वो खड़े हो सकते हैं और विजयी भी हो सकते हैं। हाँ, यह अलग बात है कि हमारे यहाँ ऐसी परिपाटी है कि अभी तक प्रारंभिक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को छोड़ दें जो 2 बार रहे हैं, उनको छोड़ दें तो सभी व्यक्ति एक ही बार रहे हैं, और ये परिपाटी बन चुकी है कि कोई भी व्यक्ति एक ही बार राष्ट्रपति होते हैं। बट जब हम कानूनी की बात दृष्टि से देखें, हम आर्टिकल की बात करें अकॉर्डिंग, तो इसमें कोई उल्लेख नहीं है कितनी भी बार बन सकते हैं। अगला जो है आर्टिकल 58, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएँ क्या होनी चाहिए, तो 4 हैं योग्यताएँ। पहला है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु सीमा पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य होना है, ये कहीं काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं। लोकसभा का सदस्य होना, बल्कि क्या हो, उस लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, और लाभ के पद पे ना हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो। यहाँ ये भी बता दें कि लाभ का पद कौन सा है, इसका निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, और वर्तमान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और संघ या राज्यों के मंत्रियों को लाभ का पद नहीं माना जाता। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम 50 निर्वाचक और न्यूनतम 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। जमानत राशि इस समय 15,000 रुपये है, जिसे प्रत्येक उम्मीदवार RBI, भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में जमा करता है, और कुल मतों का 1/6 भाग यदि किसी प्रत्याशी को प्राप्त नहीं होते तो उसकी यह जमानत की राशि जब्त हो जाती है। अब बात आता है
राष्ट्रपति आर्टिकल 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें कौन कौन सी हैं? तो यहाँ यह बता दें कि राष्ट्रपति को निःशुल्क शासकीय आवास जो दिल्ली में है राष्ट्रपति भवन वो प्राप्त होता है, और राष्ट्रपति उन सभी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का हकदार होता है जो संसद समय समय पर निश्चित करे। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए पर मंथ है, और राष्ट्रपति को वेतन और अन्य सभी भत्ते भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड से प्राप्त होते हैं, और इनके वेतन और भत्तों पर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। आर्टिकल 59(4) में यह भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनको प्राप्त होने वाली समस्त उपलब्धियों और भत्तों में कोई कटौती नहीं की जाएगी। ये 59 है। अब हम आर्टिकल 60 की बात करें, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ क्या होता है? तो राष्ट्रपति को शपथ जो है वो उच्चतम न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और यदि वो नहीं है तो अन्य कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और राष्ट्रपति जो हैं इनकी शपथ अन्य जो पद हैं, चाहे सांसद, सदस्य, विधायक, उनसे भिन्न हैं। ये संविधान और विधि का संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण की शपथ लेते हैं। ये बोलते हैं कि हम संविधान और विधि का संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण करेंगे। ठीक है, ये आर्टिकल 60 हो गया। अब आता है आर्टिकल 61, जिसमें हमने 56 में देखा था कि राष्ट्रपति जब संविधान का अतिक्रमण करेंगे तो उन्हें हटाने का तरीका जो है महाभियोग है, और ये प्रक्रिया जो है, प्रोसीजर है, वो 61 में है। तो हम इसके लिए सेपरेट क्वेश्चन भी आता है, तो हम ये महाभियोग की प्रक्रिया का चर्चा कर लें। तो इसका रीज़न जो है कि कब महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जाएगा, जो कारण है वो एक ही है, जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करें, मतलब वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करें, तब संसद एक विशेष प्रक्रिया से इनको हटा सकती है, जिसे महाभियोग कहा गया है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, और इस सिस्टम को अडॉप्ट किया हमने अमेरिका के संविधान से। इस प्रक्रिया के 2 चरण होते हैं। पहले चरण में क्या होता है कि यह आपको बता दें कि यह संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है, 2 में से, लोकसभा या राज्यसभा। और जो सदन इस प्रक्रिया को शुरू करना चाहता है उसके कम से कम 1/4 मतलब 25% सदस्य राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देंगे। सूचना देने के बाद उस सदन में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा। यदि कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, तब अगले सदन में यह प्रस्ताव भेजा जाएगा। अगले सदन में भेजे जाने पर राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्लीडर के माध्यम से अपनी सफाई दे सकते हैं, अपने पक्ष में बोल सकते हैं, और अगला सदन इस संबंध में जांच करेगा। जांच उपरांत वह है उसमें भी मतदान प्रक्रिया होगी। यदि उसमें भी कुल मतों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति उसी समय से हटे हुए माने जाएंगे, और यह महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लाई गई है। अब हम आर्टिकल 72 की जो बात कर रहे हैं, हम क्षमादान की शक्तियाँ, इसको हम अलग से देखेंगे। अब हम एक जो बड़ा राष्ट्रपति का फर्स्ट पार्ट हुआ, एक वीडियो जल्दी ही एक सेकंड पार्ट का लाएंगे, जिसमें राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित रहेगी। मैं उसका इंट्रोडक्शन पर यहाँ दे दूं कि राष्ट्रपति की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, कार्यपालिक शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ जो हैं, वित्तीय मतलब फाइनेंशियल पावर्स हैं, जुडिशियरी पावर्स हैं, डिप्लोमेटिक पावर्स हैं, सैन्य पावर हैं, इन सभी पे चर्चा होगी अगली वीडियो में।